भूल ही जा। मेरी ये बात सुनते ही शैन का चेहरा गुस्से और सदमे से एकदम हरा नीला पड़ गया, पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने आगे कहा, वैसे शैन, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। कम से कम 3 साल तक तुमने ऐश की जिंदगी तो काटी। बाहर की दुनिया को यही लगता था कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूँ, पर सच तो ये है कि तुम और तुम्हारा ये पूरा ऑफिस मेरे शॉप परिवार के पैसों पर पल रहे थे। तुम जैसी बाहर से आई लड़की को कायदे में रहना चाहिए था, पर 3 साल क्या तुम मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई? तुमने खुद को इस साम्राज्य का भगवान समझ लिया। एक बात गांठ बांध लो, तुम मेरे शॉप परिवार की सिर्फ एक नौकर थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आज मैं शुआन तुम्हारे पीछे खड़ा न होता ना, तो तुम आज भी किसी मामूली कंपनी में फाइलें दबाकर क्लाइंट्स के पीछे भाग रही होती। मैंने चैन की सांस लेते हुए आगे कहा, शुरुआत में मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद आया था। मुझे लगा कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम मेरे इस बड़े बिजनेस को संभाल सकती हो। ऊपर से तुम्हारी शक्ल सूरत भी ठीक ठाक थी। कम से कम उन बाजारी लड़कियों से तो तुम लाख गुना साफ सुथरी थी। अगर तुम तमीज से मेरी बीवी बनकर रहती तो जो तुम मांगती मैं वो सब तुम्हारे कदमों में रख देता, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। शैन का चेहरा पल पल काला पड़ता जा रहा था और मैं उसे और तड़पाते हुए बोला, तुम्हें ना थोड़ा और नाटक करना चाहिए था। अगर तुम कुछ महीने और शरीफ होने का ढोंग कर लेती तो शायद मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता। एक बार तुम्हें कंपनी के शेयर्स मिल जाते तो फिर तुम्हें इस कुर्सी से नीचे खींचने में मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम में सब्र नहीं था। तुम इतनी जल्दी अपने असली रंग में आ गई कि अपना मुखौटा संभाल ही नहीं पाई। मेरी ये बातें सुनकर शैन का दिमाग सुन्न हो गया। वो हकलाते हुए बोली, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे नौकरी से निकाला है, क्या वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है? मैंने हंसकर कहा, और नहीं तो क्या, कंपनी के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं ना, वो सब मेरे पिता के जमाने के हैं। उन्होंने मेरे डैड के साथ मिलकर अपनी आधी जिंदगी इस कंपनी को खड़ा करने में लगा दी। वो मेरे पिता के पक्के यार है और मुझे अपने सगे भतीजे की तरह मानते हैं। वो जो आज तक तुम्हारी हर बात पर जी हुजूर करते आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत की वजह से था। तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हारी इस तेवर और अक्ल के गुलाम थे? अरे वो सब सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि तुम शॉ परिवार की बहू बनकर आई थी, वरना तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की क्या औकात जो इस शहर के इतने बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी उंगलियों पर नचा सके। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। अब शैन पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट लियू शिंग अभी तक हवा का रुख समझ ही नहीं पा रहा था। वो रोतलू सा मुंह बनाकर बोला, मैम ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? ये फ्यू ग्रुप शॉ परिवार का कैसे हो गया और इसके पास कंपनी के इतने सारे शेयर्स कहाँ से आए? मैंने उस लड़के की तरफ देखा और ठाका मारकर हंसा। लियू शिंग, तू जब इस कंपनी में भर्ती हुआ था तो क्या कंपनी का इतिहास पढ़कर नहीं आया था? लगता है तेरी ट्रेनिंग बहुत ही रद्दी तरीके से हुई है। अगर तूने थोड़ी भी पढ़ाई की होती तो तुझे पता होता कि फ्यू ग्रुप के मालिक और फाउंडर का नाम शो हान था, जो कि मेरे स्वर्गीय पिता थे। ये सुनते ही लियू शिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैंने मजे लेते हुए कहा, क्यों भाई, तू तो कह रहा था कि मेरी कोई औकात नहीं है तुझे नौकरी से निकालने की। फिर मैंने शैन की तरफ देखकर कहा, और तुमने भी तो कहा था कि मुझे तुम्हारे एम्प्लॉय को निकालने का कोई हक नहीं है। तो सुन लो, कल सुबह मैं ऑफिस आ रहा हूँ और कंपनी के नए चेयरमैन के रूप में कमान संभाल रहा हूँ। कल मैं पूरी कंपनी के बड़े अफसरों के सामने तुम दोनों को लात मारकर बाहर निकालूंगा, और सिर्फ यही नहीं, मैं पूरे बिजनेस मार्केट में तुम दोनों के नाम का ब्लैकलिस्ट वारंट जारी करूंगा। जिस भी कंपनी का हमारे फ्यू ग्रुप से छोटा सा भी नाता होगा, वो तुम दोनों को चपरासी की नौकरी पर भी नहीं रखेगा। ये अंजाम है मुझसे पंगा लेने का। लियू शिंग ये सुनते ही बुरी तरह डर गया और शैन का हाथ पकड़कर रोने लगा। मैम, ये शुआन सिर्फ हमें डराने के लिए झूठ बोल रहा है ना? इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये पूरे मार्केट में हमें बैन करवा सके। मैम, आप कंपनी से बाहर नहीं जाओगी ना? लेकिन तब तक शैन का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो कांपती आवाज में बोली, सुनो शुआन, हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बस अपना मुंह बंद रखो। जब हम दोनों ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं तो मुझे सुनो या पति कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो शैन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, भले ही हमने पेपर पर साइन कर दिए हैं, पर अभी कोर्ट से कानूनी तलाक तो नहीं हुआ ना। हम अभी भी पति पत्नी हैं। और सुनो ना, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा डराना चाहती थी। मेरा सच में कोई इरादा नहीं था तुमसे अलग होने का। मैंने हंसकर कहा, वाह हाँ, तुम मुझे डराने के लिए मेरा सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देती हो, मेरे सारे बैंक कार्ड्स ब्लॉक करवा देती हो ताकि मैं होटल का बिल न दे पाऊँ और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाए। ये तुम्हारा डराने का तरीका था? वो गिड़गिड़ाने लगी। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी फोन करके तुम्हारे सारे कार्ड्स चालू करवा देती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे उन भीख के कार्ड्स की अब कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी कानून ने तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी है, तो तुम्हारे वो कार्ड्स अब खुद एक रद्दी का टुकड़ा बन चुके हैं। ये कहते ही मैंने अपनी जेब से वो सारे पुराने कार्ड्स निकाले
और एक एक करके शैन के चेहरे पर दे मारे। ये लो, संभालो अपनी जागीर। इसके बाद मैं मुड़ा और सीधे मुझे लेने आई उस लग्जरी गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही मैं गाड़ी का दरवाजा बंद करने लगा, शैन पागलों की तरह दौड़ कर आई और खिड़की पर हाथ मारने लगी। श्वान, प्लीज गाड़ी से नीचे उतरो, मत जाओ, हमें बात करनी होगी। पर मेरी गाड़ी के दरवाजे पहले ही लॉक हो चुके थे। गाड़ी ने तेज रफ्तार पकड़ी और धूल उड़ाती हुई वहाँ से निकल गई। शैन बीच सड़क पर अकेली बेबस होकर रोती रह गई। ड्राइवर मुझे सीधे हमारे पुश्तैनी घर यानी शॉ परिवार की पुरानी हवेली ले आया। ये प्रॉपर्टी मेरे पिता ने खास मेरे लिए छोड़ी थी। ये जगह शैन के उस बंगले से कई गुना बड़ी, आलीशान और शहर के सबसे महंगे इलाके में थी। इसकी बनावट किसी पुरानी यूरोपीय कला के महल जैसी थी, जहाँ हमारी सेवा के लिए 30 से ज्यादा नौकर चाकर हमेशा तैनात रहते थे। माली, शेफ, हाउसकीपिंग, पर्सनल बॉडीगार्ड और हमारा पुराना वफादार मैनेजर। ये जगह जितनी आरामदायक थी उतनी ही सुरक्षित भी थी। रात को जब मैं उस मखमली बिस्तर पर लेटा तो नई जगह होने की वजह से मुझे जल्दी नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। जब मैं पहली बार शैन से मिला था, वो उस समय कॉर्पोरेट की दुनिया में बिल्कुल नई थी, एक अदनी सी स्ट्रगलर। एक बार अपनी कंपनी की कोई डील पक्की करने के लिए वो इतनी दीवानी हो गई थी कि उसने एक बड़े मैनेजर की चलती गाड़ी के आगे छलांग लगा दी थी। गाड़ी से टक्कर खाकर वो नीचे गिरी, पर बिना दर्द की परवाह किए वो तुरंत लड़खड़ाते हुए उठी और उस मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की फाइल दिखाने लगी। मुझे उसकी यही लगन और आगे बढ़ने की भूख पसंद आ गई थी। मुझे लगा कि ये लड़की मेरे इतने बड़े बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, जिससे मैं अपनी आजाद जिंदगी जी सकूंगा, दुनिया घूमूंगा, गार्डनिंग करूंगा और आराम से सुकून की नौकरी करूंगा। और सच कहूँ तो मेरा अंदाजा गलत नहीं था। उसने फ्यू ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भले ही वो कभी कभी अपने फायदे के लिए कंपनी के पैसों में थोड़ी बहुत हेरफेर करती थी, पर मैं हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेता था क्योंकि वो काम अच्छा कर रही थी। मेरी उससे सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि वो कंपनी की बॉस होने के साथ साथ मेरी एक वफादार और ईमानदार पत्नी बनकर रहे। पर अफसोस, वो इस एक कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई और जब वो ये नहीं कर सकी तो मेरे लिए उसे बदलकर किसी दूसरे को उस कुर्सी पर बिठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगली सुबह मैं एक कड़क और वीआईपी बिजनेस सूट पहनकर तैयार हुआ। गाड़ी मुझे सीधे कंपनी के हेडक्वार्टर ले आई। जैसे ही मैंने मीटिंग रूम के बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहाँ बैठे हर एक डायरेक्टर और बड़े अफसर के चेहरे पर एक गजब की मुस्कान थी। मेरे चाचा लोग तो कब से इसी इंतजार में बैठे थे कि कब मैं वापस आऊं और इस गद्दी को संभालूं। अभी मुझे आए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि शैन भी वहाँ पहुँच गई और उसके पीछे पीछे वो चमचा लियू शिंग भी मुंह उठाए चला आया। मैं चेयरमैन की मेन कुर्सी पर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, मैं यहाँ उपस्थित सभी बोर्ड मेंबर्स के फैसले का ऐलान करता हूँ। आज से फ्यू ग्रुप के चेयरमैन का पद मैं खुद संभाल रहा हूँ। हमारी पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर शैन को कंपनी के पैसों के घोटाले और धोखाधड़ी के आरोप में तुरंत प्रभाव से सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाता है। और रही बात इस असिस्टेंट लियू शिंग की, तो इसकी डिग्री पूरी तरह फर्जी और नकली पाई गई है, इसलिए इसे भी इसी वक्त नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है। ये सुनते ही लियू शिंग के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसकी फर्जी डिग्री का कच्चा चिट्ठा इतनी जल्दी खोल दूंगा। वो कुछ सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, पर फर्जी डिग्री शब्द सुनते ही उसका गला ऐसे रुंध गया जैसे किसी ने बत्तख की गर्दन मरोड़ दी हो। वो एक शब्द नहीं बोल पाया। शैन भी ये सुनकर सन्न रह गई। उसने लियू शिंग की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या तुम्हारी डिग्री नकली है? लियू शिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हकलाया, मैम मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ। मेरा एडमिशन तो देश के टॉप कॉलेज में हुआ था, पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैंने कुर्सी से कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों को जो भी लव स्टोरी या सफाई देनी है वो बाहर जाकर दो। ये फ्यू ग्रुप की हाई लेवल मीटिंग है। तुम दोनों को नौकरी से निकाला जा चुका है, इसलिए इसी वक्त इज्जत से बाहर दफा हो जाओ। और हाँ शैन, अपनी वो केबिन जितनी जल्दी हो सके खाली कर देना, क्योंकि अब से मैं वहाँ बैठने वाला हूँ। अगर मीटिंग खत्म होने तक तुम्हारा कूड़ा कबाड़ वहाँ से साफ नहीं हुआ तो मैं उसे डस्टबिन में फिंकवा दूंगा। ये कहते ही मैंने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और उसने उन दोनों को धक्के मारकर मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया। जब मीटिंग खत्म हुई और मैं चेयरमैन के केबिन की तरफ गया तो देखा कि ये दोनों ढीठ अभी भी वहीं मंडरा रहे थे। उन्होंने अपना सामान तक नहीं समेटा था। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने तुरंत अपनी नई सेक्रेटरी से कहा, जरा लड़कों को बुलाओ और इन दोनों का सारा सामान बाहर फेंकवाओ। मेरी ये नई सेक्रेटरी देश के सबसे बड़े कॉलेज की टॉपर और एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसे मेरे चाचा लोगों ने खास मेरे लिए चुन कर रखा था। मैं लियू शिंग के डेस्क के पास गया और उसकी टेबल को देखते हुए तंज कसा, अरे वाह, तुम दोनों की टेबल इतनी पास पास है तो इन्हें आपस में जोड़ ही क्यों नहीं लेते? और टेबल पर ये सब क्या सजा रखा है भाई? ये सब देखकर तो ऑफिस में आने वाले को यही लगेगा कि शैन के असली पति तुम ही हो। लियू शिंग ने झटके से मेरे हाथ से वो फोटो फ्रेम छीना और गुस्से में बोला, मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। भले ही मैं अभी मैम का पति नहीं हूँ, पर देख लेना, एक दिन मैं उनका पति जरूर बनूंगा।
मैंने ठाका मारकर कहा, चलो भगवान करे तुम्हारा ये हसीन सपना सच हो जाए। तभी पास में खड़ी शैन ने अचानक आगे बढ़कर लियू शिंग को पीछे धकेला और चिल्लाई, शुआन, तुम इस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हें कोई तलाक वलाक नहीं देने वाली और ना ही मैं कभी इस 2 कौड़ी के असिस्टेंट से शादी करूंगी। वो जो मैंने तलाक के पेपर पर साइन किए थे ना, वो तो मैं सिर्फ गुस्से में तुम्हें डराने के लिए कर रही थी। सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी तुमसे अलग होने का नहीं सोचा था। मुझे समझ आ गया है कि इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज ही इसी वक्त लियू शिंग को नौकरी से निकाल रही हूँ। अब से कंपनी और घर दोनों जगह सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में हंसा। वाह बेटे वाह शैन, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब तलाक होगा या नहीं ये तय करने वाली तुम कोई नहीं होती। और रही बात लियू शिंग को नौकरी से निकालने की, तो उसे मैं पहले ही लात मार चुका हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें भी कंपनी से धक्के मारकर निकाला जा